पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे रूपल के बिन बिहाई गर्भवती होने का सच सबके सामने आने पर उसके घर वाले उसका अबॉर्शन कराने का फैसला लेते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता। और अब वो लोग उसके लिए लड़का ढूंढने लगते हैं और उसके साथ बुरी तरह से पेश आते हैं। अब आगे। पल्लवी भाभी, मुझे पढ़ना है, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। आप प्लीज अभी भाई और माँ पापा को समझाइए ना, प्लीज भाभी। मैं कुछ नहीं कर सकती रूपल। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग मेरी सुनेंगे तब ना। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। तुमने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है रूपल। काश काश तुमसे उस रात वो गलती ही नहीं होती। हाँ भाभी, मुझे भी बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है, लेकिन उस एक हादसे के कारण मुझे जिंदगी भर के लिए बहुत बड़ा सबक मिल चुका है। ऐसे ही एक रोज अह, अह, भाई भाभी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए ना। हे भगवान, तू ठीक तो है ना रूपल? चल, तैयार हो जा, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे क्या चल, तुझे इसकी चमची बनने की कोई जरूरत नहीं है। कोई हॉस्पिटल नहीं जाने वाला। अभी बिल्कुल सही कह रहा है। अरे अगर इसका बच्चा पेट में ही मर जाता है तो मर जाने दो, और नहीं तो क्या। वैसे भी ये और इसके कोख में पल रहा वो नाजायज बच्चा धरती और हम पर एक प्रकार से बोझ ही बना हुआ है। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप सबको सिर्फ रूपल की गलती ही नजर आ रही है। आप लोग देख नहीं सकते क्या कि इसे कितना दर्द हो रहा है? अगर इसे कुछ हो जाएगा तब क्या करेंगे हम? इसे चाहे जो भी हो जाए, लेकिन इसे बाहर मत ले जाओ। इसका पेट दिखना अब शुरू हो गया है। बाय चांस किसी ने देख लिया तो फालतू में इज्जत की बैंड बज जाएगी हमारी। ठीक है, रूपल बाहर नहीं जा सकती, पर डॉक्टर तो घर पर आ सकते हैं ना। मैं डॉक्टर को फोन लगाने जा रही हूँ। पर बहू, देखिए पापा जी, भगवान ना करे बच्चे की जगह रूपल को ही कुछ हो गया तो क्या करोगे आप? इस समय अपने गुस्से को एक जगह पर रखिए और रूपल की हालत को दूसरी जगह पर, प्लीज पापा जी। फिर पल्लवी डॉक्टर को फोन करके घर बुलाती है और डॉक्टर रूपल का चेकअप करते हैं और उसे दवाइयाँ देकर चले जाते हैं, जिसके ठीक एक हफ्ते बाद रूपल ठीक हो जाती है। ऐसे ही एक सुबह जब वो बरामदे में पौधों को पानी डाल रही होती है, तभी बाहर की औरतें उसके निकले हुए पेट को देखकर चौंक जाती हैं। हे भगवान, देख तो, शीला की लड़की का तो पेट निकल आया है। इसका मतलब यही माजरा था। इसीलिए इसके घर वाले इतने बेताब हुए जा रहे थे कि इसकी शादी के लिए कोई भी लड़का ढूंढ रहे थे। बाप रे, आजकल की लड़कियां तो क्या करेगी कोई अंदाजा नहीं। छी 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 छी, बिना ब्याह के गर्भवती हो गई है ये बेशरम। फिर वो सारी औरतें जब बाद में मोहल्ले में शीला को मिलती हैं, तभी, क्या शीला, तुम्हारी लड़की ने तो कितना बड़ा कांड कर दिया। बहुत बुरा लगा हमें। तेरी लड़की ने तो मुंह काला कर दिया और हम अच्छे से समझ सकते हैं कि तेरे मन पर क्या बीत रही है। अरे इसीलिए आजकल की लड़कियों को अपने मुट्ठी में थमा कर रखना चाहिए। ज्यादा आजादी दी तो वो ऐसे ही कारनामे करेगी। अरे तुम्हारी बेटी के कारण अब तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। बेचारी, अब क्या करोगे तुम उसका? ब्याह कराने के लिए कोई लड़का भी राजी नहीं होगा। अब तो भगवान ही जाने दूसरे का गंदा खून कोई कैसे अपनाएगा। उनकी बातें सुनकर शीला शर्मिंदा हो जाती है और नजरें झुकाकर अपने घर चली आती है और वहां देखती है कि रूपल चाय पी रही है, तो वो उसके हाथ की चाय छीनकर उसे वो फर्श पर फेंक देती है। माँ जी, आप ये क्या कर रही हो? आपने ये कप क्यों फोड़ दिया? क्या हुआ माँ?
अरे सत्यानाशी पनौती लड़की, तुझे मैंने 1000 बार कहा है कि घर के बाहर मत निकला कर, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं सुनी। लेकिन माँ जी, रूपल तो आज बाहर ही नहीं निकली। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। अरे मोहल्ले की उन नालायक औरतों ने इस बेशरम को बरामदे में पौधों को पानी डालते हुए देख लिया। और अब क्या? अब उन चुड़ैलों को गासिप करने के लिए एक नया टॉपिक मिल गया। मिला दी ना हमारी इज्जत मिट्टी में। पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। लेकिन माँ, मैं तो बस बरामदे में। अरे क्या बस बरामदे में? बरामदे में से तू लोगों को दिखाई नहीं देगी क्या? तूने ये सब जानबूझकर ही किया है। अरे और कितना खून जलाएगी हमारा? एक बार में ही मर क्यों नहीं जाती तू? बस, अब बहुत हुआ। अब तुझे मैं ऐसी सजा दूंगी कि तेरी सारी होशियारी ही निकल जाएगी। चल। फिर शीला रूपल का हाथ खींचने लगती है। माँ, माँ मेरा हाथ। माँ मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ो माँ। शीला रूपल की कोई बात नहीं सुनती और वो उसे उसके कमरे में बंद कर देती है और बाहर से ताला लगा देती है। माँ, दरवाजा खोलो माँ। माँ, अब से तू इसी कमरे में कैद रहेगी। तुझे मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन इतनी बार बताने के बाद भी तूने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अब भुगत। अब भी इस कमरे की चाबी मेरे पास ही रहेगी और जब जब इसे खाना देना हो या फिर दवाई देनी हो या फिर कोई और काम हो तो तुम मुझसे चाबी लोगी पल्लवी बहू। ये आप क्या कर रही है माँ जी? अंदर रहकर रूपल का दम घुट जाएगा। प्लीज उसके साथ ऐसा मत कीजिए, वो गर्भवती है। पल्लवी बहू, मुझे ज्यादा सहूलियत देने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मैंने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है। अब जाकर अपना काम कर। माँ, माँ मुझे बाहर आने दीजिए ना, प्लीज माँ। मैं अब से ऐसा नहीं करूंगी। चिल्लाते रहने दे इसे ऐसे ही। तू चल काम पर लग जा। यहाँ पर क्यों खड़ी है? बेचारी पल्लवी अपनी बेसहारा ननद की कोई मदद नहीं कर पाती और वो ऐसे ही चिल्लाती रहती है। दूसरी तरफ लड़कों को ढूंढने का काम जारी रहता है। शीला रोजाना किसी ना किसी को फोन करती है या फिर उनसे मिलने जाती है। ऐसे ही एक दिन, दिग्विजय जी, ये देखिए, यह है तरुण की माँ का नंबर। तरुण और रूपल दोनों एक साथ ट्यूशन में जाया करते थे और तरुण की माँ तो रूपल को अपनी बेटे से भी ज्यादा प्यार करती थी। क्यों ना मैं उसी से बात करके देखूं? हाँ शीला, ये अच्छा सुझाव है। हो सकता है कि वो मान जाए। फिर शीला तरुण की माँ को फोन लगाकर उसे सारी बात बताती है और रूपल की सच्चाई सुनकर तरुण की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे आपने क्या हमें मेंटल समझ के रखा है क्या? या फिर हमें किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है जो एक बिन बिहाई गर्भवती लड़की को हमारे घर की बहू बनाएंगे? ऐसा मत कहिए तरुण की माँ। आप रूपल को आज थोड़ी ना जानती हो, बना लीजिए ना उसे अपना। अरे आप तो गले ही पड़ रही हो। अरे जाकर अपनी गंदी और निकम्मी लड़की के लिए कोई गधा ढूंढिए। हम किसी एरी गैरी फालतू लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। चलिए, रखिए फोन और दोबारा यहाँ पर फोन मत कीजिए जी। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। शीला की बातों से गुस्सा होकर वो औरत फोन कट कर देती है। ये दिन देखने से पहले भगवान ने हमें उठा क्यों नहीं लिया? सच में मुझे तो आज बहुत गुस्सा आ रहा है। बस जल्द से जल्द इसके लिए कोई लड़का मिल जाए, हमारे सर पर से मुसीबत के काले बादल चले जाएंगे। घर वालों की ये हालत देखकर पल्लवी को भी काफी बुरा लगता है। अब रूपल के लिए अच्छा तो क्या, लेकिन कोई एरा गेरा लड़का भी नहीं मिलता और सारे रिश्ते आना बंद हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन
पल्लवी, हम सब मेरे चचेरे भाई की शादी में जा रहे हैं, लेकिन तुम यहीं पर रुकोगी क्योंकि वो मूर्ख लड़की घर पर अकेली है और तुम्हें उस पर कड़ी नजर रखनी है। हाँ बहू, पहले ही आधे मोहल्ले को उसके बारे में पता चल चुका है और इससे पहले कि हमारी इज्जत की पूरी तरह वाट लग जाए, हम उसे घर के बाहर निकालेंगे ही नहीं। और खबरदार बहू, जो तूने उसे कमरे के बाहर निकाला तो वो लड़की कमरे के अंदर ही बंद रहेगी। ठीक है पापा जी, जैसा आप कहो। फिर वो तीनों शादी में चले जाते हैं, जिसके बाद कमरे के अंदर से रूपल बहुत रोती है। भाभी, ये सब क्या हो रहा है? आज मेरे चचेरे भाई कप्पू की शादी है। पूरी फैमिली में एक कप्पू ही है जो मुझे बहुत पसंद है। मैं कितनी बदनसीब हूँ जो अपने फेवरेट कजिन की शादी भी नहीं देख पा रही। आज किस्मत ने मुझे किस मुकाम पर लाकर खड़ा किया है। मेरी बस एक गलती के कारण हर तरफ से मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। इतना मत रो रूपल, प्लीज। मैं हूं ना, और अगर तुम ऐसे ही रोती रही ना तो तुम्हारी तबीयत फिर से बिगड़ सकती है और उसका तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे पर बहुत बुरा असर होगा। फिर एक दिन अचानक से शीला और दिग्विजय को एक आदमी मिलता है। उसका नाम बलजीत होता है और उसकी उम्र 50 साल होती है और वो घर पर रूपल को देखने आता है। बलजीत जी, अब आपको तो हमने सारी सच्चाई बता दी है कि हमारी रूपल गर्भवती है, तो इससे आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं शीला जी, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं आपकी बेटी को खुश रखूंगा और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं खलने दूंगा। और शीला, बलजीत जी तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के ओनर है, इसीलिए इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। रूपल की शादी हम इसी से कराते हैं। क्यों अभी बेटा? हाँ पापा, अगर बलजीत भाई साहब राजी हैं तो फिर कोई बात नहीं, करा दीजिए ये शादी। अरे ये आप लोग क्या बोल रहे हो? ऐसे कैसे इनसे शादी करा दे हम रूपल की? वो अभी सिर्फ 21 साल की लड़की है और ये 50 साल के हैं, और इन दोनों की उम्र में कितना फासला है। आप लोग ऐसे किसी के भी साथ रूपल की शादी करा देंगे क्या? प्लीज ऐसा मत कीजिए, वो अभी बच्ची है। पल्लवी बहू, तुम अपना मुंह बंद रखोगी तभी सही रहेगा, और नहीं तो क्या। अरे रूपल हमारी बेटी है, उसे हमने पैदा किया है, तो उसकी जिंदगी के फैसले हम ही लेंगे। तुम्हें उसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आगे पल्लवी कुछ नहीं बोल पाती और रूपल और बलजीत की शादी तय हो जाती है। फिर रात होने पर पल्लवी जब रूपल के पास चली जाती है तब वो उसे सारी सच्चाई बताती है। भाभी, आपने ये सब कैसे होने दिया? मुझे एक 50 साल के आदमी के साथ शादी नहीं करनी भाभी। आप प्लीज समझाइए ना घर वालों को, प्लीज भाभी। मुझे माफ कर दे रूपल, मैंने सबको समझाने की बहुत कोशिश की, उन्हें यह रिश्ता जोड़ने से रोकने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। उन्हें तो बस तुम्हें कैसे भी करके यहाँ से विदा करना है ताकि उनकी इज्जत पर कोई आँच ना आए। अब बहुत देर हो गई है रूपल, और हम कुछ नहीं कर सकते। तभी वहां पर शीला आती है। चले चलो, खाना देने आई थी ना, तो खाना दे और निकल यहाँ से। और तू रूपल, अपना ये रोना धोना बंद कर दे और जो हो रहा है उसी में खुश रहे। बलजीत बस उम्र में बड़ा है और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पहले के जमाने में भी ऐसा ही होता था। उसके पास बहुत पैसा है और वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। रूपल का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, लेकिन वो बेचारी भी क्या करती। अपने परिवार के इस फैसले में सहमत होकर ना चाहते हुए भी उसे बलजीत के साथ शादी करनी ही पड़ती है और वो अपने मायके से विदा हो जाती है। अब आगे क्या होगा? शादी के बाद किस तरह से बदलेगी रूपल की जिंदगी? जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें
और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। दामिनी अपने बेटे शुभम और बहू वानी के साथ रहती है। उसका बेटा और बहू दोनों भी स्वभाव से और व्यवहार से काफी अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी दामिनी उनमें कमियां ही ढूंढती रहती है। अब तुम दोनों कहाँ चले? अरे माँ जी, हम दोनों मॉल जा रहे हैं। अब आपको तो रात में दिखाई नहीं देता ना ठीक से, इसीलिए हम दोनों ही जा रहे हैं। आप घर पर बैठकर आराम कीजिए। हाँ माँ, आपको अगर कुछ चाहिए तो हमें बता दीजिए, हम आते हुए लेकर आएंगे, ठीक है ना? कुछ नहीं चाहिए मुझे, अब जाओ, बस अपनी मनमानी ही करते बैठो। अरे जब से तेरी ये बीवी आई है तब से तू मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता। तुझे तो अपनी माँ की कुछ पड़ी ही नहीं है। फिर उनके जाने के बाद दामिनी अपनी सगी बहन सावित्री का स्टेटस देखती है, जिसमें सावित्री अपने बेटा और बहू के साथ घूमने गई होती है। वो फोटो देखकर दामिनी को खूब जलन होती है। एक तरफ ये सावित्री का बेटा और बहू है और दूसरी तरफ मेरे बेटा बहू है। ऐसा बेटा जो मेरी कभी नहीं सुनता और बहू तो किसी भी काम की नहीं है। इनका परिवार कितना खुशहाल है और एक मेरा परिवार है जो मुझे कोई खुशी नहीं देता। लेकिन मैं सावित्री को इतना खुश नहीं देख सकती। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ ये सावित्री के जीवन में ही खुशियां आई है, लेकिन अब और नहीं। अब इसके परिवार को मैं बर्बाद करूंगी। अब मैं तांत्रिक बाबा से ऐसा जादू टोना कराऊंगी कि इस सावित्री की जिंदगी में मातम और दुख के सिवा और कुछ नहीं रहेगा। फिर दामिनी तांत्रिक बाबा के पास चली जाती है और वो उससे जादू टोना करवाती है। फिर वो बाबा दामिनी को एक लड्डू देता है जिस पर वो शैतानी मंत्र फूंकता है। फिर दामिनी वो लड्डू को लेकर सावित्री के घर चली जाती है। अरे दामिनी दीदी, आप यहाँ पर आई है ना? आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब याद आई तो चली आई। कैसे हो तुम सब? स्वरा, अर्जुन और कुलदीप भाई साहब, आप कैसे हो? सब कुशल मंगल है जी। अभी हाल ही में अर्जुन ने अपनी नई आइसक्रीम की शॉप खोली है। अब तो उसके पूरे 5 आउटलेट्स हो चुके हैं और वो भी एकदम तेजी से चल रहे हैं। बहुत ही मशहूर हो चुकी है हमारी आइसक्रीम की दुकानें। अरे वाह, क्या बात है! ये तो बहुत ही बढ़िया खुशखबर है। मैंने सावित्री का स्टेटस देखा था, तब मुझे पता चला और इसीलिए मैं ये खास प्रसाद लेकर आई हूँ अर्जुन के लिए। ये लो अर्जुन बेटा, खा लो इसे। खास तुम्हारे लिए प्रार्थना करके लाया है मैंने ये प्रसाद। अरे वाह मौसी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अर्जुन उस लड्डू को खा लेता है और उस लड्डू को खाने के 2 दिन बाद अचानक से उस पर जादू टोना का असर होने लगता है और अर्जुन में अचानक से अजीबोगरीब बदलाव आने लगते हैं। ये लो अर्जुन बेटा, तेरे पसंद की आलू गोभी की सब्जी बनाई है, वो भी पूरी और आम्रखंड के साथ। खा बेटा, तुझे बहुत पसंद है ना? अरे ये क्या बनाया है आपने? नहीं खाना मुझे ये घटिया खाना। अरे बेटा, ये तो किस तरह से बात कर रहा है? ये क्या तरीका है अर्जुन? इस तरह खाने का अपमान करते हैं क्या? और किस बात का गुस्सा निकाल रहे हो खाने पर? हाँ अर्जुन बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। और तुम्हें क्या हो गया है? तुमने ही तो परसों मुझे कहा था ना कि तुझे आलू और गोभी की सब्जी और पुरिया खाने का मन कर रहा है, वो भी आम्रखंड के साथ। इसीलिए बनाया है मैंने। अरे एक बार कही गई बात आपके भेजे में नहीं घुसती क्या? वही टेप चलाती रहती हो आप बार बार। मुझे नहीं खाना मतलब नहीं खाना। अब हटो यहाँ से और मुझे अपने कमरे में जाने दो। अर्जुन, अरे क्या हुआ है तुम्हें? तुम इस तरह से बात क्यों कर रहे हो?
अरे ओ बहू नंबर 1, क्या करना है और क्या नहीं, ये तू मुझे मत सिखा, समझी ना? इतना बोलकर अर्जुन डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। सभी उसके गुस्सैल बर्ताव को देखकर हैरान रह जाते हैं। ऐसे ही एक दिन, अरे वाह अर्जुन, तुम तो एकदम टाइम पे आ गए। चलो अच्छा है, मैं भी तैयार हूँ, बस मेकअप थोड़ा टचअप कर लेती हूँ, उसके बाद हम निकलते हैं। अरे उसके बाद क्यों, अभी निकलना, क्यों दिमाग घुमा रही है? ये तुम्हें क्या हो गया है अर्जुन? और तुम ये किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो? अरे तुमने ही पिछले हफ्ते कहा था ना कि हम आने वाले संडे को रात में बाहर डिनर करने जाएंगे, और अब तुम अपनी ही बात से मुकर रहे हो। अरे तुझे क्या लगता है मैं क्या यहाँ पर फोकट में बैठा हूँ क्या? मेरे पास तुझे घुमाने फिराने के अलावा भी ढेर सारे काम धंधे पड़े हैं। अब ज्यादा खोपड़ी मत फिरा मेरी, और दफा हो जाए यहाँ से। अर्जुन, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा ये डरावना रूप देखकर मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। इस तरह अर्जुन में आए नए बर्ताव को देखकर स्वरा और सावित्री काफी परेशान हो जाती है। ना जाने क्या हो गया है मेरे अर्जुन को, वो पहले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हाँ माँ जी, उसने पहले कभी मुझसे इस तरीके से बात नहीं की। उसकी भाषा भी कितनी बदल गई है, मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है माँ जी। हाँ बहू, मुझे भी उसकी चिंता सता रही है। फिर एक दिन कुलदीप अर्जुन से कुछ पैसे मांगता है। अर्जुन बेटा, मेरा मेरे दोस्तों के साथ उज्जैन जाने का प्लान बना है, इसीलिए कुछ पैसों की जरूरत थी बेटा। अरे आप लोगों ने मुझे क्या एटीएम मशीन समझ कर रखा है क्या? जब देखो तब पैसे पैसे पैसे। अरे आप अपने पेंशन के पैसे इस्तेमाल कीजिए ना। मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप मेरे पैसों पर बस डोरे ही डालते रहे। अर्जुन, अपनी जबान पर लगाम लगाओ। अरे पिछले कुछ दिनों से तुम्हें हो क्या गया है, और अपने पापा से ये किस तरह से बात कर रहे हो? अभी क्या अभी माफी मांगो उनसे। मैं किसी से भी माफी नहीं मांगने वाला, समझ गई ना आप? इतना कहकर अर्जुन वहां से चला जाता है। सावित्री के घर के बाहर खड़ी दामिनी ये सब नजारा देख लेती है, और वो देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है। छोड़ो सावित्री, इस लड़के से बात करना ही गुनाह है। अरे मैंने जब इसके बिजनेस को सेट करने के लिए इतने सारे पैसे दिए हैं, तब मैंने कुछ सुनाकर नहीं दिखाया, लेकिन इसे तो देखो, कुछ सालों से पैसे कमाने लगा है, और सुना तो ऐसे रहा है जैसे कि हम इसके ही पैसों पर पल रहे हैं। वाह वाह वाह, निशाना तो एकदम सही जगह लगा है। तांत्रिक बाबा ने कहा था कि जादू टोने का असर फटाफट होने लगेगा। अरे सावित्री, अब तो रुक जा, अभी तो ये बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। मजा तो अब आएगा जब ये हंसता खेलता परिवार पूरी तरह बिखर कर रह जाएगा, और तब जाकर मेरे जलते हुए सीने में ठंडक पड़ेगी। उनके घर के झगड़े देखकर दामिनी को बहुत खुशी मिलती है। फिर एक दिन वो रास्ते में तांत्रिक बाबा से मिलती है, और वहीं पर उनसे बात करने लग जाती है। तभी वहां पर मार्केट से लौट रही उसकी बहू वानी उसे तांत्रिक बाबा से बात करते हुए देख लेती है। फिर उनके चले जाने के बाद वानी अपने सास के पास चली जाती है। अरे माँ जी, आप उस ढोंगी तांत्रिक बाबा के साथ क्या बात कर रही थी, बताइए जरा। वानी की बात सुनकर दामिनी बहुत घबरा जाती है। कुछ भी तो नहीं। अरे मैं तो बस एक जगह का पता पूछ रही थी, वो मुझे अपनी सहेली से मिलने जाना है ना, वही पूछ रही थी कि वो रास्ता कहाँ से निकलता है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ठीक है माँ जी, चलिए मैं भी आपकी सहेली के घर आती हूँ, फिर हम दोनों आपकी सहेली से मिलकर
साथ में घर जाएंगे। क्यों खामखा रिक्शा का भाड़ा वेस्ट करना इतना? मस्त चलते चलते गप्पे मारते हुए जाएंगे। अरे नहीं नहीं वानी बहू, मैं अकेली ही उससे मिलूंगी। तुझे उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे मेरी सहेली के घर पर वक्त लगेगा। इसीलिए तू अभी घर जा और जाकर जल्दी से शाम के खाने की तैयारियां कर। आज मैं जल्दी खाना खाऊंगी, समझ गई ना? लेकिन माँ जी। अरे नालायक लड़की, ये लेकिन वेकिन क्या कर रही है? एक बार कही हुई बात समझ में नहीं आती क्या? चल भाग यहाँ से। वही दूसरी तरफ कुलदीप, स्वरा और सावित्री को अर्जुन की चिंता सताने लगती है। मुझे तो शक हो रहा है सावित्री कि कहीं हमारे अर्जुन पर किसी ने कोई करनी तो नहीं की होगी ना? हाँ कुलदीप जी, मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत भी खराब सी हो चुकी है और उसके बदन का रंग भी पीला पीला सा हो चुका है। हाँ माँ जी, अरे वो तो रात को सोता भी नहीं है और बस बेवजह झगड़ता रहता है। कितने दिनों से मुस्कुराया भी नहीं है वो। माँ जी, मुझे तो सच में यही लग रहा है कि उसकी तरक्की से जलकर किसी ने उस पर कोई टोना टोटका कर दिया है। लेकिन अब हम क्या करेंगे? अर्जुन को इस सब से कैसे बचाएंगे? देखो जी, हम किसी भी पाखंडी बाबा के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सब ढोंगी होते हैं। मुझे उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो तो बस पैसे लूटते रहते हैं। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हम केवल भगवान की पूजा आराधना करेंगे। मैं रोज कीर्तन में जाऊंगी और अर्जुन के लिए प्रार्थना करूंगी। हाँ बहू, मैं भी सत्संग में जाऊंगा और अर्जुन के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं भी अर्जुन की सलामती के लिए व्रत रखूंगी। उससे वह जरूर ठीक हो जाएगा। मुझे अपने माता रानी पर पूरा विश्वास है कि वो उसे जरूर ठीक करेगी, क्योंकि इस संसार में ईश्वर से बढ़कर और कोई शक्ति शक्तिशाली हो ही नहीं सकती। अब वो तीनों अपने अपने तरीके से भगवान की खूब पूजा अर्चना करते हैं, जिसके फल स्वरूप में धीरे धीरे अर्जुन पर हुए जादू टोना का असर कम होने लगता है और वो फिर से ठीक होने लगता है। ऐसे ही 1 साल गुजर जाता है और धीरे धीरे अर्जुन पूरी तरह से ठीक हो जाता है और ठीक उसके जन्मदिन के दिन पर दामिनी वहां पर आ जाती है। तब पूरे परिवार को हंसी खुशी साथ देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे ये क्या? ये मैं क्या देख रही हूँ? तांत्रिक बाबा के द्वारा दिए गए जादू टोना का असर खत्म कैसे हो सकता है? दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो एक जादू टोने को मात दे दे। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। उतने में दामिनी को वानी का फोन कॉल आता है। अरे वानी बहू, क्या हुआ? तू और शुभम कहाँ रह गए? जल्दी आओ ना यहाँ पर। माँ जी, शुभम का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है। पड़ोस वाले उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। एक ट्रक ने उसे ठोक दिया है। उसकी हालत बहुत गंभीर है माँ जी। आप जल्दी से यहाँ पर पहुँच जाइए। क्या? अपने ही बेटे के एक्सीडेंट की खबर सुनकर दामिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये सब क्या हो गया? हो ना हो, ये सब मेरे ही कारण हुआ है। मैंने ही अपनी सगी बहन के बेटे को बर्बाद करने की कोशिश की, उस पर जादू टोना करवाया और अब उसी जादू टोने का पलटवार हुआ है और मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। ये मैंने क्या कर दिया? अंत में दामिनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। अरे ओ महारानी, अंदर ही सो गई क्या? कब की गई हो? जल्दी बाहर निकलो, मुझे भी नहाना है और उसके बाद मेरी सहेली से मिलने जाना है। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा दीदी। आप एक काम कीजिए, आप जाकर नदी में नहाइए। अरे बेवकूफ औरत, मुझे सलाह मशवरे मत दे। और अगर तुझे इतनी ही देर नहाना होता
तो तू नदी में जाकर नहाती ना, वहां पे 1 घंटा ले या 2 घंटे, तुझे कोई कुछ नहीं बोलता। और अब पानी ज्यादा वेस्ट मत कर, मेरे लिए भी थोड़ा बाकी रख। अरे दीदी, अगर आपको इतनी ही जल्दबाजी थी तो आप सुबह जल्दी उठ जाती ना और बाल्टी लेकर मोहल्ले की लाइन में खड़ी रहती। लेकिन वो तो आपसे होने से रहा, बढ़िया ही यहाँ पर पानी मांगने। चुप रहो तुम, ज्यादा चपड़ चपड़ मत करो। भूलो मत, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ और तुम मेरी देवरानी, तो अपने ओहदे को देखकर बात किया करो मुझसे। रिश्ते और उम्र दोनों में भी तुमसे बड़ी हूं मैं। हाँ हाँ, बस उसी में बड़ी हो, बाकी ना अकल है ना शक्ल। बेवकूफ कही की। अभी तू बाहर आ, तब मैं तुझे देखती हूँ। आज तो तेरी खैर नहीं। सवेरे सवेरे तुम दोनों की शुरुआत हो ही गई। तुम दोनों अपनी बचकानी हरकतों से कभी बाज नहीं आओगी। माँ जी, इस चुड़ैल के आने से पहले मैं अपने कमरे में अकेली चैन से रहती थी, लेकिन जब से ये आई है, इसने मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। अरे जीना दुश्वार तो तुमने किया है मेरा। माँ जी, मुझे दीदी के साथ एक कमरे में रहने में बहुत दिक्कत हो रही है। रात भर खराटे मारकर रोज मेरी नींद खराब करती है। अरे अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही दिक्कत है तो जाओ, जाकर घर के बाहर आंगन में खटिया डालकर सो जाओ। अरे बस करो तुम दोनों तो ऐसे लड़ रही हो जैसे जानी दुश्मन हो। अरे जरूरी नहीं है कि हर घर में देवरानी और जेठानी का रिश्ता बुरा हो। तुम दोनों प्यार से भी तो रह सकती हो। हमारी घर की परिस्थिति भी तो देखो। अब मैं भी हॉल में ही सोती हूँ ना, मैं भी तो सब संभाल रही हूँ। तुम दोनों भी एक दूसरे को संभाल कर रहो। अरे इनके साथ इतना प्यार से कौन रहेगा माँ जी? और तुम्हारे साथ भी। मुझे भी इसके साथ प्यार से रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वो इस लायक तो है भी नहीं। जेठानी राशि और देवरानी अमृता दोनों के पति दूसरे शहर में नौकरी कर रहे होते हैं। वो एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, इसीलिए घर छोटा होने के कारण उन दोनों को एक ही कमरे में रहना पड़ता है। और एक ही कमरे के होने के कारण दोनों के बीच रोज घमासान शब्दों का युद्ध छिड़ा रहता है। एक दिन की बात है, जब राशि अपने कमरे में आती है, तब वहां पर उसके आधे कपड़े फर्श पर पड़े होते हैं और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अमृता पर बरस पड़ती है। अमृता, ये सब क्या है? मेरे आधे कपड़े तुमने फर्श पर क्यों फेंके हैं? राशि दीदी, मैंने आपके कपड़े फर्श पर फेंके नहीं है, बस वहां पर रखे हैं। अब हमारे कमरे में एक ही अलमारी है और वो भी छोटी है, इसीलिए मैंने आधे कपड़े आपके नीचे वाले शेल्फ में रखे हैं और अभी जो नीचे फर्श पर है वो आप देख लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? ये मेरा शेल्फ है और उसमें सिर्फ मेरे ही कपड़े जाएंगे। चुपचाप अपने कपड़े मेरे शेल्फ से निकालो और मेरे कपड़ों को वहीं पर सही सलामत जैसे थे वैसे वापस सेट कर दो, वरना बहुत बुरा होगा। हाँ हाँ, आप तो बुरा ही कर सकती हो, कभी अच्छा किया है आपने? बुरे लोग तो बुरा ही काम करेंगे ना। अरे आप तो इतनी पापी हो कि अपनी ही छोटी देवरानी को अलमारी में से थोड़ी जगह भी नहीं दे सकती। अरे तो तुम कौन सी ढंग की देवरानी हो? तुम्हारी जैसी देवरानी को तो मेरी जैसी पापी ही चाहिए। राशि और अमृता दोनों फिर शुरू हो जाती है। एक रोज रात के समय अमृता और राशि को अपने अपने पति के फोन आने वाले होते हैं। तभी वो दोनों सच सवर कर बैठती है। अरे अमृता, तुम कितना भी मेकअप कर लो, लेकिन लगोगी तो भूतनी ही। शक्ल देखी है अपनी आईने में? दीदी, मेरी शक्ल तो एकदम मस्त है, लेकिन आप अपनी शक्ल देख लीजिए, तब आपको समझ आएगा कि कौन भूतनी है और कौन नहीं। मैं अपने पति के वीडियो कॉल की राह देख रही हूँ। वो अभी थोड़ी ही देर में मुझे वीडियो कॉल करने वाले हैं। हाँ, तो मैं भी अपने पति के वीडियो कॉल की राह देख रही हूँ और उसके लिए तुम्हें कमरे से बाहर जाना होगा। वीडियो कॉल आने पर
हम दोनों फोन पर ढेर सारी बातें करने वाले हैं। पूरे 4 दिनों बाद उनका फोन आने वाला है। ओ हेलो, आप निकली है कमरे से बाहर। पहले मैं अपने पति से बात करूंगी, फिर आप करना, समझी? नहीं, पहले मैं अपने पति से बात करूंगी, तुम बाद में कॉल करना। नहीं, मैं करूंगी पहले। नहीं, मैं करूंगी पहले। दोनों में फिर से कहासुनी शुरू हो जाती है और वो दोनों 1 घंटे तक लड़ती रहती है। और कब उन दोनों के पतियों के वीडियो कॉल आकर चले जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। और वो दोनों भी एक दूसरे के ऊपर गुस्सा होकर सो जाती है। उसी रात राशि नींद में अपनी देवरानी अमृता पर जाकर बैठ जाती है और भूतिया तरीके से बोलने लगती है। तुझे नहीं चढ़ेगी थंगबली, कितने और दे थंगबली, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। बचाओ! राशि फौरन डर के मारे अमृता को धक्का मारकर नीचे गिरा देती है और उसके बाद फर्श पर गिरकर अमृता को होश आ जाता है। ये सब क्या है? तुम पागल वागल हो गई हो क्या? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी आज। अगर अभी मैं तुम्हें धक्का नहीं मारती तो तुम तो मेरा गला दबाकर मार ही डालती मुझे। अरे आई एम सॉरी दीदी। वो दरअसल मुझे नींद में ये अजीब हरकतें करने की आदत है। आजकल मैं कुछ ज्यादा ही हॉरर मूवीज देख रही हूँ, इसीलिए। वैसे मैंने तो आज तक कई बार अपने पति को नींद में पीटा भी है। ये सब कहते हुए तुम्हें शर्म भी नहीं आती और ऊपर से हंसी जा रही हो। बेशर्म कही कि तुम्हें तो कोई भगवान ही बचा ले, क्योंकि आफत का दूसरा नाम ही तुम हो। एक दिन राशि बाहर से खाना लाती है, तभी वो उसे खाकर सारा कचरा वहीं पे छोड़कर बाहर चली जाती है और कुछ घंटों बाद घर आती है। ये सब तुमने साफ क्यों नहीं किया अमृता? ओह, क्या ठाठ है महारानी साहिबा के। मैं आपकी सेविका नहीं हूँ जो आपके फैलाई हुई गंदगी को साफ करती रहूं। ये कचरा आपका है तो इसे साफ करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। वाह जी वाह! देखो अमृता, तुम अपनी होशियारी अपने पास ही रखो। तुम्हारा आधा कचरा तो मैं ही साफ करती हूँ और मेरा इतना सा कचरा तुम साफ नहीं कर सकती। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ, तुम तो बस देखती ही रहो। अरे जाओ जाओ, जो दिखाना है दिखाओ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। बदतमीज बेहुदा औरत। एक रात अमृता को अपने पति का फोन आता है, तभी वो कोने में जाकर शर्माते हुए बात करती है। हाँ, मैंने खाना खा लिया। आपने खाना खाया क्या? अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ठीक है, आपके आने के बाद मैं वही वाली नाइटी पहनूंगी। थोड़ी ही देर में अमृता की बात खत्म हो जाती है। अरे अमृता, तुम शर्मा क्यों रही थी? और बात करने के लिए कोने में जाने की क्या जरूरत थी? हमने तो इसके भी आगे की लेवल की बातें की है। इसे शर्माया मत करो, तुम्हें सूट नहीं होता। राशि दीदी, आप तो एक नंबर की जाहिल और बेशरम हो। अरे मेरे से उम्र में बड़े होने के बाद भी आप ये सारी बातें कर रही हो। और ऐसा भी नहीं कि 2 पति पत्नी बात कर रहे हैं तो बाहर निकल जाओ। आपको तो कान लगा लगा कर हमारी प्राइवेट बातें सुननी होती है। अमृता, ज्यादा बकवास मत करो। अगर तुम्हें इतनी ही प्राइवेसी चाहिए तो खुद ही बाहर चली जाती। मुझसे उम्मीद क्यों रख रही हो? अरे मैं क्यों जाऊं बाहर? आपको जाना चाहिए था, आपकी ही गलती है। लेकिन जो इंसान अपनी घटिया आदतों से मजबूर हो उससे बहस करने का क्या फायदा? दोनों देवरानी और जेठानी की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि वो दोनों अपने रसोई के काम को आधे आधे टाइम में बांट लेती है। अमृता दिन का खाना बनाती है तो राशि रात का खाना बनाती है। ऐसे में दोनों को काफी दिक्कतें आती है। ओफो, ये गोल गोल रोटियां तो दीदी को आती है
मेरे हाथ से तो नक्शे बन रहे हैं। अब मैं कैसे बनाऊं इन्हें? और ये बेसन के चीले, इसे भी दीदी ही बनाती थी। अरे यार, ये टाइम के बंटवारे के कारण मुझे तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वही रात में जब ये अमृता थी तब वो सब्जी और दाल देख लेती थी, लेकिन अब मुझे ही सब्जियां बनानी पड़ रही है। और ये पिज्जा और नूडल्स, ये सब भी अमृता देखती थी। मुझे तो ये नए जमाने का खाना कुछ भी नहीं आता। दोनों के अलग अलग काम करने के कारण खाना बेस्वाद बनता है। अरे बहू, खाना बहुत ही बेस्वाद बना है। तुम दोनों जब एक साथ थी तब मिल बांटकर अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन अभी देखो, अलग अलग खाना बनाने के कारण आधा खाना तो एकदम बेस्वाद हो गया है। देखो बहुओं, लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं मिलता। अगर एक साथ खुशी से काम करो तो खाने में भी स्वाद आता है और जिंदगी में भी प्यार आता है। हाँ माँ जी, आप शायद सही कह रही हो। हम दोनों बात बात पर लड़ते झगड़ते हैं। हमें माफ कर दो माँ जी। हाँ माँ जी, अपने हालातों को समझकर लेने की जगह हम दोनों बस झगड़ा ही करती रही। और मैं बड़ी होने के बावजूद भी कभी अपनी देवरानी को समझ के ही नहीं लिया। लेकिन अब नहीं, अब हमें समझ आ गया है और इसीलिए हम दोनों अब से साथ मिलकर प्यार से रहेंगे। हाँ दीदी। और इस तरह अंत में दोनों के बीच के आपसी मतभेद मिट जाते हैं और वो दोनों साथ में एक ही कमरे में एक दूसरे के साथ प्यार से रहने लगती हैं।